जय बजरंगबली। प्यारे बच्चों, मैं आपका सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये क्या होते हैं इसको जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप कक्षा 10 में दोबारा पढ़ने वाले हो तो बहुत ज़रूरी है। और प्रश्नावली हद से ज़्यादा आसान है, आप एक बार में सीख जाओगे। लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है? तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना मेरे कहने पर, खजाना छोड़ रखा है। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो बहुत आसान है। प्रश्नावली आप अगर देखेंगे, दो ही प्रश्न है इसमें, वो हद से ज्यादा आसान है। प्रश्नावली 4.1। लेकिन इसको करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है? तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है? मैं एक तरफ लिखता हूँ चर, इधर मैंने चर लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया अचर। ठीक है? चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? अचर मतलब कोई भी संख्या जो होगी, कोई भी संख्या है वो हमारी अचर है। ठीक है? संख्या जो चर होता है वो क्या होता है, उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल्स। चर को चर ही कहा जाता है। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स, मैंने लिख दिया वाई, मैंने लिख दिया जेड, टी, यू, वी, ठीक है, डब्ल्यू। ये जो है, इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। संख्या, कोई भी संख्या होगी उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है? जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 1/2 लिखा, √3 लिखा, 0.5 लिखा। ये सब हमारे क्या है? अचर है। ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, दशमलव में भी हो सकते हैं, बट्टे में भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये अचर होता है, ये चर होता है। चर और अचर में क्या अंतर है ये आप समझ गए हैं। यहाँ लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो कोई दो चर होगा। अगर यहाँ इसके व्यापक रूप की बात करें, ठीक है, दो चर वाले रैखिक, रैखिक यहाँ वर्ड यूज किया गया है। अगर इसके व्यापक रूप की बात करें, इसका व्यापक रूप क्या होता है? समीकरण बोला है ना इसने, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रॉपर रूप है ना, व्यापक रूप है। आप कहोगे भैया ये ए बी क्या है? तो ये जो बच्चों ए है, ये जो बच्चों बी है और ये जो सी है, जहां ए बी और ये जो सी होता है वो हमारा आर से आता है। आर मतलब वास्तविक संख्या से आता है। ठीक है? और ये जो चर है हमारा, यहाँ पे चर क्या होगा? चर हमारा एक ये हो गया एक्स, एक हो गया वाई। कितने चर है? दो चर है। तो इसको, इसीलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो रैखिक क्यों कहा जाता है? आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक कब बोलते हैं? रैखिक को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर। रैखिक तब बोला जाता है जब घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। जब चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे रैखिक कहा जाता है। यहाँ पर जो बच्चों चर है, ध्यान से देखिएगा, एक्स है, इसकी घात कुछ नहीं तो एक, वाई है, इसकी घात कुछ नहीं तो एक, इसीलिए इसको रैखिक कहा जा रहा है। और दो क्यों बोला? दो चर, क्योंकि एक्स और वाई इसमें दो चर हैं। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, एग्जाम में आता है एक नंबर में लिखने के लिए। ठीक है? रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक कहते हैं, आपने आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा है, रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो चर की? एक हो, उसे हम रैखिक कहते हैं। या पहले से ही जानते हो। ठीक है? ये चीज़ आप पहले से ही जानते हो। तो ये चैप्टर का जो बेसिक मीनिंग है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? मैं आपको हर एक चीज समझाते हुए चलूंगा, रटवाऊंगा कोई भी चीज नहीं। रैखिक समीकरण मैंने बोल ही दिया। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा? कोई भी समीकरण जब चर की घात एक हो। अब यहाँ एक चर नहीं, दो चर नहीं, कोई भी हो, अगर चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है? हो सकता है एक चर में हो, दो चर में हो, तीन चर में हो। यहाँ चर की बात नहीं हो रही, यहाँ समीकरण की बात हो रही है, रैखिक समीकरण की बात हो रही है। तो रैखिक समीकरण कब कहा जाएगा? जब
चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब उदाहरण करते हैं दो, उसके बाद प्रश्नावली पे आते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्नावली है, उदाहरण पे आ जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। ये क्या होता है, ये आपका व्यापक रूप है। किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ये। इस रूप में लिखिए, प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। पहले वाले में आ जाओ, दिया है हमको, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो जो व्यापक रूप क्या कहता है कि इस तरफ दाईं तरफ 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है, नहीं है, तो जो कुछ भी अगर उधर होगा उठाकर हम इधर ले आएंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस का बच्चों इधर के होगा माइनस का 4.37, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है, धन का चिन्ह है, यहाँ तो ऋण का चिन्ह आ गया, तो गलत है क्या? नहीं, ये सी का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए बी सी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने व्यापक रूप में लिख दिया है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, फिर लिखोगे यहाँ, आपको ए बी सी बताना है कि क्या है। यहाँ क्या पूछा है, ए बी सी बताओ। ए क्या है वो लिखेंगे, बी क्या है वो लिखेंगे, सी क्या है वो लिखेंगे। ए के स्थान पर क्या है, 2 है, चिन्ह का भी ध्यान रखना। बी के स्थान पर है प्लस का 3, और सी के स्थान पर है माइनस का 4.37। आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए? बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। सो पहला वाला हो गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले में। ठीक है, इसके दूसरे वाले में आ जाओ। चलिए दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा वाला हमें क्या दे रखा है, देखो बच्चों, हमें दे रखा है x माइनस के 4 बराबर है √3y। तो कुछ भी उधर हो उठाकर हमें इधर लाना है। ठीक है, तो देखिए x, ये प्लस का बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का √3y, और यहाँ पर पहले से ही क्या है, माइनस का 4 है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण हम देख रहे हैं, इसको हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख दिया है। अब तुलना करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे और बताएंगे कि ए बी सी क्या है। ए के स्थान पर जब गुणज में कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1, तो ए के स्थान पर 1 है। बी के स्थान पर क्या है, वाई का गुणज माइनस के √3, और सी के स्थान पर क्या है, माइनस के 4। सिंपल, बड़ा आसान था, आराम से हो गया। मैं साइड भी हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाए। ठीक है, दूसरा वाला भी हो गया। अब आ जाओ इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट पे आ जाओ। तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है 4 बराबर है 5x माइनस के 3y। अब हमारी आदत क्या है बच्चों की, उठाकर हमें इधर लाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इधर 2 पद हैं, x का गुणज प्लस में रखना चाहिए, हमेशा प्लस में ही है। तो अब इस इधर से आपको 2 लाने पड़ेगा, इधर से आपको 1 लेना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है कि देखो 5x माइनस का 3y तो ऑलरेडी है ही है, इस प्लस के 4 को उठाकर इधर लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस के 4 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो ये आ गया हमारा व्यापक रूप।
जो कि किस रूप में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे, देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ए के स्थान पर एक्स का गुणज 5, बी के स्थान पर वाई का गुणज -3 और सी के स्थान पर -4। ठीक है, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा वाला भी हो गया। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए इसके चौथे वाले में। चौथे वाले में क्या बोल रहे हैं हमारे पास, 2x बराबर y है, उधर है उठाकर इधर लाना है। 2x प्लस का y इधर आके क्या होगा, माइनस के y। अब कोई भी अचर पद है क्या, नहीं है, तो कोई भी अचर पद नहीं तो प्लस का 0 लिख दो, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, अचर पद कुछ नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। तो ये किस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तुलना करेंगे, देखिए ए के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज 2, वाई के स्थान पर जब गुणज में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो माइनस का 1 होगा, और सी के स्थान पर क्या है, 0। हो गया, बड़े आराम से हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट सेकंड में आ जाओ। कह रहे उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करना है। ये पहला वाला है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है और ये उधर चौथा है। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x बराबर -5। एक चर दे रखा है, एक चर नहीं है, तो आपको लेकिन 2 चर में बनाना है। अब जो नहीं है उसको हम, वो मतलब 0 है, वो चीज है ही नहीं। 0 का मतलब क्या, जिसका अस्तित्व ना हो, 0 है ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए। ठीक है, x तो है, क्या y है, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, 0 गुणा y कर दूंगा, 0 गुणा y, और इस माइनस के 5 को उठाकर इधर लाएंगे, प्लस के 5 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो इसको मैंने 2 चर वाले समीकरण के रूप में लिख दिया। जो चीज नहीं होगी उसको 0 गुणा करके लिख देना है। ठीक है, फिर आ जाएंगे सेकंड वाले में। हमें क्या दे रखा है सेकंड वाले में, y बराबर 2 दे रखा है, इसमें x नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 करके लिख दोगे, 0 गुणा x प्लस का y है, और प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। जो चीज नहीं है उसको 0 गुणा करके लिख दो। ठीक है, और प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का हो गया। फिर आ जाओ थर्ड वाले में। दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि 2x बराबर 3 है, इसमें y नहीं है, तो y नहीं है तो 0 गुणा y प्लस का 3, बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का 3। व्यापक रूप में हमने इसको भी लिख दिया। जो चीज नहीं है उसमें 0 लगा दे रहे हैं, और क्या है। ठीक है, अब आ जाओ चौथे वाले में। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है 5y बराबर 2, तो इसमें x नहीं है ना, इसमें x नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं, 0 गुणा x प्लस का 5y है। ठीक है, और प्लस का 2 बच्चों इधर आके क्या होगा, माइनस का 2, क्योंकि बराबर के उधर जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये हम जानते ही हैं। तो ये चारों पार्ट मैंने आपके सामने आराम से कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण मैंने आपको आराम से बना दिए। कोई भी डाउट है और दुविधा हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अंदर की बात क्या है कि जो आपके एग्जाम होते हैं, उदाहरण के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उदाहरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल रहे हो ना कि सर हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बताओ, तो उदाहरण एक भी मत छोड़ना। उदाहरण के प्रश्न अर्धवार्षिक हो, टेस्ट हो, वार्षिक परीक्षा हो, ज़्यादा देते हैं टीचर।
ठीक है, अंदर की बात है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ, खुद पेपर बनाता हूँ, तो पता है। और अगर आपको मैथ का पेपर चाहिए जो मैंने बना रखे हैं, तो वो मैंने कई सारे पेपर सॉल्व भी करा दिए हैं। बाकी पेपर आपको हमारे जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ आपको मिल जाएगा, अगर आपने न्यू बैच ज्वाइन की हुई होगी तो। चलिए अब आ जाओ क्लास 9th की प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए हमारे पास क्या है, एक पेन है, पेन बनाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। ये सपोज करो एक पेन है, ये हमारा एक पेन है, ठीक है, ये हमारा एक पेन है, और हमारे पास एक नोटबुक है, कॉपी आम भाषा में ये है। तो हमें क्या बोला, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मान लेते हैं इस कलम की कीमत कितनी है, ₹y, और इस नोटबुक की कीमत क्या है, ₹x। ये मैंने मान लिया। अब इसने संकेत संकेत कुछ दिया है, उसको भूल जाओ। कभी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी परीक्षा में कोई संकेत नहीं आता हल के लिए, ये आपको संकेत का दिमाग में रहना ही नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ये संकेत आपको पेपर में मिलेगा, नहीं नहीं, पेपर में कोई संकेत नहीं आता, ठीक है। तो हम मान लेंगे, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। माना माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक का मूल्य, नोटबुक का मूल्य मैंने मान लिया ₹y, ठीक है, तथा पेन का मूल्य, मूल्य लिखो या कीमत लिखो जो आपको सही लगे, पेन का मूल्य मैंने मान लिया ₹y, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। सपोज करो नोट की बुक की कीमत, कलम की कीमत ₹1 है ना, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, तो 2 से गुणा कर दो। अगर मुझे बीच में बराबर करना है, ये 1 से कितना गुना है, 2 गुना है, तो छोटे वाले में 2 से गुणा कर दो, तो इधर भी 2 हो जाएगा, उधर भी 2 हो जाएगा। ये समझाने की टेक्निक है। तो देखो हमारे पास क्या बोला है प्रश्न के प्रश्नानुसार कि नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक की कीमत क्या है हमारे पास, x है। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की, कलम की कीमत को मैंने क्या बोला भाई, कलम की कीमत के कितना गुना है, 2 गुना, छोटे वाले में गुणा होगा, बीच में लग जाएगा बराबर। बड़ा वाला है इधर, इधर छोटा वाला है, गुणा किस में होगा, छोटे वाले में, छोटे वाले में गुणा होगा, जितना गुना बोलेगा बीच में फिर बराबर लगेगा। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, बीच में बराबर लग गया। अब इसको ढंग से लिख सकते हैं, प्लस का 2y इधर के क्या होगा, माइनस का 2y, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर, आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी बताइए, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में आपको ए बी सी बताना है, ठीक है। तो सारे एक जैसे हैं, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। ऐसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को पहले वाले में, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है। तो इसको पहले इस रूप में लिखना है, अगर कुछ भी उधर है उठाकर इधर लेके आना है, 2x प्लस 3y प्लस का बच्चों इधर आके क्या होगा, माइनस का 9.35 के ऊपर बार, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यह
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, इसलिए ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। ए क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स का गुणज 2 चिन्ह के साथ। बी क्या होता है, वाई का गुणज प्लस का 3। सी क्या होता है, ये माइनस के 9.35 के ऊपर बार। हलवा है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया, पढ़ देखते ही देखते। अब हम आ जाएंगे दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखनी है तो मैं वो चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होगा। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है, ये तो पहले से ही सही सही रूप में दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस के वाई के बट्टे में 5 माइनस के 10 बराबर 0। ये चीज हमें दे रखी है, तो 0 उधर पहले से ही है, देखो सही सही रूप में दे रखा है। तो ये क्या होगा, एक्स का गुणज, जब गुणज में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। बी क्या होगा, वाई का गुणज माइनस का 1/5, है ना। वाई का गुणज 1/5, चिन्ह भी देखना है, माइनस का 1/5। और अचर पद क्या, सी क्या, माइनस के 10। हो गया एकदम आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले वाले में। चलिए थर्ड वाले में आ जाते हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर 6। उधर 6 है, कुछ भी हो उधर उठा के इधर लाना है। तो क्या होगा, माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस का 6 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 6, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। सही रूप में हो गया। अब ए क्या होगा बच्चों, एक्स का गुणज क्या है, माइनस का 2 है। बी क्या होगा, वाई का गुणज कितना है, प्लस का 3। और सी क्या होगा, अचर पद माइनस का 6। चिन्ह को जरूर ध्यान दीजिएगा। हो गया, तीसरा भी हो गया। अब आ जाओ चौथे पे। चौथा क्या है हमारे पास, x बराबर है 3y। ठीक है, चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से लिखो। प्लस का 3y इधर आके क्या होगा, माइनस का 3y। कोई अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है तो प्लस 0 लिख सकता हूँ मैं। इस तरफ कुछ नहीं है तो 0। अचर पद नहीं है तो अचर पद की जगह क्या लिख दिया, 0 प्लस करके। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया। तुलना करेंगे, एक्स का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो 1। वाई का गुणज क्या है, माइनस के 3, तो बी मेरा माइनस का 3 हो गया। और सी के स्थान पर क्या है, 0। ठीक हो गया, बड़े आराम से हो गया। चौथा भी हो गया। अब आ जाओ पांचवे पे। पांचवा मेरे पास क्या है, 2x बराबर माइनस के 5y। बिल्कुल हमारा चौथे की तरह है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 5y इधर के क्या होगा, प्लस का 5y। अचर पद नहीं है तो प्लस 0 लिख दूंगा मैं, उस तरफ कुछ नहीं है तो 0। तुलना करेंगे, x का गुणज a होता है 2 है, y का गुणज b होता है प्लस के 5, और अचर पद c हमारा क्या होगा, 0। जब कुछ नहीं होता तो c 0 होता है। आराम से हो गया, पांचवा भी हो गया। छठे पे आ जाओ। छठा हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 2 बराबर 0, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो x दे रखा है, y नहीं है। y नहीं तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 गुणा y। अचर पद क्या है मेरा, 2 है, इधर क्या है, 0।
ठीक है, ये क्या होता है x का गुणज 3 हो जाएगा, b क्या होगा y का गुणज 0 और c क्या होगा अचर पद। ठीक है, आराम से हो गया, ये भी तगड़ा क्वेश्चन था। अब आ जाओ 7वें पे। ठीक है, 7वें पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, y -2 बराबर 0। तो इसको ढंग से लिख सकते हैं, x है नहीं इधर, तो जो चीज़ है नहीं उसको 0 गुणा करके लिखते हैं। 0 गुणा x प्लस का y है माइनस का 2 है, इधर कुछ नहीं है तो 0, सही रूप में लिख दिया मैंने। ठीक, तुलना करेंगे, x के स्थान पर x का गुणज a होता है, क्या है 0 है, y का गुणज कुछ नहीं तो 1 होता है गुणज, तो प्लस का 1 है और अचर पद मेरा क्या है माइनस के 2, तो ये ABC आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पे। बहुत ही हलवा प्रश्नावली था, आप खुद देख सकते हैं कितना इजी से क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, 5 बराबर है 2x, x का गुणज प्लस में रखना होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x है, y नहीं है इसमें, तो y नहीं है तो 0 गुणा y लिख देंगे, और प्लस का 5 इधर आके क्या होगा माइनस का 5, इधर कुछ बचा ना, तो क्या होगा 0। ये इसको मैंने व्यापक रूप में लिख दिया। अब देखो, x का गुणज a होता है, x का गुणज कितना है 2 है, तो a मेरा 2 हो गया, b क्या हो जाएगा y का गुणज, तो b मेरा हो जाएगा 0, c क्या होगा अचर पद माइनस के 5, हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली है वो यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 4.1 है वो आपको समझ में ज़रूर आई होगी। ये प्रश्नावली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, विज्ञान पढ़ा रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा। जिन्होंने भी अभी तक नीव बैच ज्वाइन नहीं किया है जाके नीव बैच ज्वाइन कीजिए, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल रही है, साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह फ्री में मिल रही है। ठीक है, और भी पीडीएफ मैं बना रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, साइंस की तो मैंने डाल दी है। ठीक है, अगर सिर्फ साइंस की पीडीएफ आप खरीदने जाते हो तो वो 150 रुपये की है, और आपको 199 रुपये में पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें आपको पूरी गणित की तैयारी, विज्ञान की तैयारी, अंग्रेजी की तैयारी साथ में पीडीएफ पे फ्री में मिल रहा है। और क्या चाहते हो, इससे सस्ता और बेस्ट बैच पूरे इंडिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।